गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में। संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके की आज दूसरी क्लास है। पहले एक क्लास इसकी हो चुकी है, तो मैं आप सभी से कहूँगा कि पहली क्लास को किसी ने नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, फिर उसके बाद इसे देखें, क्योंकि समझ में अच्छे से आएगा। फिर आपको बता दूं कि ये जो मैं संपूर्ण जीके की क्लास लेकर के आता हूँ उत्तर प्रदेश की, इसमें हम भूगोल, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भूगोल, इतिहास, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, उसके अलावा एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सब कुछ इसमें देखते हैं। ठीक है, जहाँ से मैंने पहली क्लास को छोड़ा था वहीं से इसको मैं स्टार्ट करूँगा। और इसके बारे में एक चीज़ और बता दूँ कि ये क्लास जो है स्पेशली यूपीपीएससी के जितने एग्ज़ाम होते हैं, जैसे पीसीएस, आरओ का, उसके अलावा पेट का, एसएससी पुलिस का भी एग्ज़ाम होता है, तो सभी के लिए यूज़फुल है, जिसमें उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैंने जहाँ से पिछली क्लास को छोड़ा था वहीं से इसमें स्टार्ट करता हूँ। प्राचीन भारत को कर लिया था हमने उसमें, आज पढ़ेंगे हम मेडिवल इंडिया से। चलो देखते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करता हूँ। इसको छोड़ा था मैंने, एक सेकंड, चलो देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से छोड़ा था मैंने मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, या मेडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में छोड़ा था मैंने, तो अब मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ क्लास को। देखो, इसमें पहला टॉपिक है कि आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। याद रख लेना, सिकंदर लोदी वंश का एक शासक हुआ था, जिसके द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी, याद रखना। और सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आगरा की गद्दी पर बैठा था, जिसको बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। ये फेमस है, आप सभी को पता होगा। पानीपत के जो 3 युद्ध हुए हैं उसमें से पहला युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था। और 1556 में दूसरा हुआ था, और 1761 में हुआ था तीसरा। ठीक है, याद रख लेना, पूछा जाता है पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में। आगे देखो, मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगरा जो था मुगल काल के समय में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है, आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में मुगल काल में नील की खेती की जाती थी। ठीक है, नील की खेती आगरा के समीपवर्ती जो क्षेत्र था उसमें की जाती थी। मुगल कालीन इतिहासकार उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। आपको पढ़ा होगा, जो सिंधु घाटी की सभ्यता हुई थी, या उसे इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता था, तो उसी की वजह से इसका नाम, जैसे वहाँ के निवासी कहलाते थे हिंदू, और जो ईरान या फारस के रहने वाले थे तो ई का उच्चारण करते थे सा, उसी वजह से हिंदू को कहा उन्होंने सिंधु, और सिंधु के वासी कहलाए थे, क्या कहलाए थे? लाल किला है, उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। ठीक है, याद रख लेना। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। याद रख लेना, ये एतमादुद्दौला का मकबरा जो था ये नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। और आगरा का ताजमहल एवं मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरे के ताजमहल और मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आगरा के दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण अकबर ने करवाया था। दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण आगरा में अकबर के द्वारा 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी यानी जालौन जिला को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी में कालपी जालौन जिला को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। आपको पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये देखो आगे, अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल और टोडरमल उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। जो बीरबल था अकबर के नवरत्नों में था,
और टोडरमल, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये दोनों भारतवर्ष में 2 शासक ऐसे हुए हैं जिसके पास 9 रत्न हुआ करते थे। एक गुप्त वंश के सम्राट हुए थे जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, और एक अकबर हुए मुगल वंश के शासक। इन दोनों के पास नवरत्न हुआ करते थे, ठीक है, याद रखना। और शिवाजी और कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज हुआ करते थे। अकबर के 9 रत्नों में शामिल बीरबल कालपी से संबंधित था, ठीक है, कालपी इससे संबंधित था। और यहाँ से बीरबल का रंग महल तथा मुगलकालीन टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब बीरबल का रंग महल और मुगलकालीन टकसाल ये कालपी से प्राप्त हुए हैं, याद रख लेना। सर की सल्तनत के दौरान जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। सिराज एक जगह है ईरान में, तो उसी वजह से सिराज सर की सल्तनत के दौरान जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। 1613 ईस्वी में ओरछा शासक बीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी। झांसी की स्थापना किसने की थी, याद रखना। 1613 ईस्वी में ओरछा शासक था एक बीर सिंह बुंदेला, इसके द्वारा की गई थी। जहाँ की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो फेमस हैं, याद रख लेना। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राय की पत्नी थी। गंगाधर राय की पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई, और जिन्होंने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। झांसी से संघर्ष किया था उन्होंने, और 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज़ों के साथ उनका संघर्ष हुआ था, उसमें संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। झांसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मंदिर तथा मेहंदी बाग आज भी विद्यमान है। झांसी में लक्ष्मीबाई का महल है, महादेव मंदिर है और मेहंदी बाग है, ये झांसी में स्थित हैं इस टाइम भी। अकबर फतेहपुर सीकरी यानी आगरा के निकट बसाई थी इसने। फतेहपुर सीकरी को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। जो आगरा के समीप है उसको वह शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि माना करता था अकबर, याद रखना अच्छे से। 1573 ईस्वी से लेकर 1588 ईस्वी तक यह मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रही थी। फतेहपुर सीकरी जो है आगरा, इसकी मुग़ल वंश की 1573 से 1588 ईस्वी तक मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रही थी। आपको बता दूं कि मुग़ल वंश की पहली राजधानी आगरा हुई थी और आखिरी भी आगरा हुई थी, याद रख लेना। आगरा यानी सीकरी से पुनः दिल्ली राजधानी शाहजहां द्वारा परिवर्तित की गई थी। शाहजहां के द्वारा आगरा यानी जब उस टाइम फतेहपुर सीकरी में राजधानी थी इसकी मुग़ल वंश की, तो उसकी ये राजधानी परिवर्तित करके दिल्ली कर दी गई थी शाहजहां के द्वारा। लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। देखो, लखनऊ का अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह देते हैं। लेकिन अगर उसमें ब्रजेश कादिर जो उसका पुत्र था, अगर वो ऑप्शन में हो तो मेरे हिसाब से ब्रजेश कादिर को लगाना, क्योंकि जो बेगम हजरत महल इसकी पत्नी थी ना वाजिद अली शाह की, नहीं वो तो चलो ये भी हो सकता है कि लखनऊ का अंतिम नवाब में अंतिम ऑप्शन ये दे, नवाब का वाजिद अली शाह, लखनऊ का अंतिम नवाब ये मान लें, चलो ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन हो कि अवध का अंतिम नवाब कौन है, तो अवध का क्वेश्चन हो तो उसमें लगाना ब्रजेश कादिर को, क्योंकि जब ये अंग्रेज़ों के द्वारा वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था, ठीक है, तो उसके बाद जो बेगम हजरत महल इसकी पत्नी हुई थी, तो उनके द्वारा अपने पुत्र ब्रजेश कादिर को अवध का नवाब बना दिया गया था, ठीक है, याद रखना अच्छे से। और देखो इसमें कि लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्होंने 1856 में जिन्हें 1856 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पदच्युत यानी पद से हटा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। 1856 में मिला लिया था अंग्रेज़ों ने अवध को, ठीक है, याद रखना। सिकंदरा में मुग़ल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था, जिसे 1613 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने पूर्ण कराया था। अकबर अपने जो मकबरा था सिकंदरा में, मुग़ल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा जो बनवाया था उसको पूर्ण नहीं करवाया था,
उसको पूर्ण 1613 ईस्वी में अकबर के पुत्र जहांगीर ने कंप्लीट कराया था, याद रखना। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर के जामी मस्जिद और लाल दरवाज़ा का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने कराया था। जौनपुर के जामी मस्जिद और लाल दरवाज़ा का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने। जौनपुर के अटाला मस्जिद तथा झंझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। जौनपुर की अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा कराया गया था। और बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, याद रखना। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, तो इसी वजह से ये गुलामों का गुलाम कहलाता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1707 ईस्वी यानी औरंगजेब की मृत्यु से 1757 ईस्वी यानी प्लासी के युद्ध तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। याद रखना, औरंगजेब की मृत्यु से 1757 ईस्वी तक जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तब तक वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है उसमें 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। बुंदेलखंड क्षेत्र पर मराठों का राज्य था, याद रखना। बुंदेलखंड क्षेत्र जो था उस पर मराठाओं का आधिपत्य था। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1765 में हुई थी। पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो याद रखना 1765 में हुई थी। यह भी पूछा जा सकता है किस किस के बीच हुई थी, अंग्रेज़ों और मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, इसके बीच हुई थी, याद रखना। और 1775 ईस्वी में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात आसफुद्दौला अवध का नवाब बना था। अवध का नवाब 1775 में शुजाउद्दौला था, उसकी मृत्यु हो गई 1775 में, तो उसके पश्चात बना था आसफुद्दौला, याद रखना। आसफुद्दौला ने अंग्रेज़ों से फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी में कर बनारस का क्षेत्र अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। आसफुद्दौला ने अंग्रेज़ों से फैजाबाद की संधि की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि फैजाबाद की संधि कब हुई, तो याद रखना 1775 में फैजाबाद की, उससे पहले इलाहाबाद की 1765 में, उसके बाद 1775 में फैजाबाद की। तो इसी फैजाबाद की संधि के तहत बनारस का क्षेत्र जो था आसफुद्दौला ने अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा बनवाया था। याद रखना, मुहर्रम त्यौहार की शुरुआत यानी मुहर्रम मनाने के लिए इमामबाड़ा का लखनऊ में जो स्थित है इमामबाड़ा, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना आसफुद्दौला के द्वारा कराया गया था। दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में जौनपुर को जीत लिया था तथा सरकी साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। दिल्ली का सुल्तान बहलोल लोदी था जिसने 1484 ईस्वी में जौनपुर को जीत लिया तथा सरकी साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खान का मकबरा, ये सभी इमारतें अकबर के द्वारा बनाई गई थी। चलो ये देख लो पहले तो कि ये सभी फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। जैसे पंचमहल है फतेहपुर सीकरी में, खास महल है, जोधाबाई का महल भी है, बीरबल का महल फतेहपुर सीकरी में, जामा मस्जिद भी फतेहपुर सीकरी में। वैसे तो जामा मस्जिद दिल्ली में फेमस, लेकिन एक ही जगह नहीं है। जैसे आपने देखा होगा उसके बारे में, चार मीनार के बारे में या जंतर मंतर के बारे में भी, तो अलग अलग जगह पर हैं। जयपुर में भी है और हैदराबाद में भी है। उसी हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि ये जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में भी स्थित है और फेमस दिल्ली में है प्रमुख। बुलंद दरवाज़ा ये भी फतेहपुर सीकरी में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खान का मकबरा, ये सभी फतेहपुर सीकरी में है और सभी का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था, ये याद रखना। आगरा में जहांगीर का महल अकबर ने बनवाया था। जहांगीर का महल याद रखना, या फिर इसे जहांगीरी महल भी कहते हैं।
सिकंदरा में मरियम उज जमानी के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने कराया। मरियम उज जमानी का महल, मरियम उर्ज जमानी का मकबरा। शेरशाह सूरी ने कुल 4 सड़कें बनवाई थीं और जिनमें से 2 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, आगरा से बुरहानपुर तक तथा आगरा से चित्तौड़ तक। शेरशाह सूरी के द्वारा 4 सड़कें बनाई गई थीं फेमस, उसमें थे 2 पड़ती हैं उत्तर प्रदेश में, पहली आगरा से बुरहानपुर तथा दूसरी आगरा से चित्तौड़ तक। जो ग्रांड ट्रक रोड है, जीटी रोड, उसको भी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। उस टाइम इसका नाम था शेरशाह सूरी मार्ग, और एक वायसराय हुए थे लॉर्ड ऑकलैंड, उसके द्वारा इसका नाम बदल करके ग्रांड ट्रक रोड या जीटी रोड कर दिया गया था। आगे देखो, बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर अवध एवं कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और अवध और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। 1529 में फिर बाबर ने महमूद लोदी और नुसरत शाह को आगरा के तट पर हराया था। याद रखना, घाघरा के तट पर, या फिर इसे घाघरा का युद्ध भी कहते हैं। इसमें बाबर ने महमूद लोदी और नुसरत शाह को 1529 में हरा दिया था। 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी आगरा बाबर की मृत्यु? देखो, बाबर जब मरा था, आगरा में मरा था, तो उस टाइम इसे आगरा में ही दफना दिया गया था। लेकिन इसकी इच्छा थी कि मैं मरूं तो मरने के बाद मुझे लाहौर में दफनाया जाए। उस टाइम तो इसे आगरा में दफना दिया, लेकिन बाद में फिर इसकी अस्थियों को उसमें से निकाल करके फिर लाहौर में दफनाया गया। तो इस वजह से इसके 2 मकबरे आगरा में भी है, लाहौर में भी है। लेकिन फेमस पूछा जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो आपको लाहौर लगाना है। ठीक है, याद रखना। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर के अतिरिक्त एक और नगर फिरोजाबाद की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर के अतिरिक्त एक और नगर फिरोजाबाद की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा काफ़ी नगरों की स्थापना की गई थी और नहरें भी इसने काफ़ी बनाई थी। जौनपुर के अतिरिक्त फिरोजाबाद को भी बसाया था इसने। अवध सूबा 1722 ईस्वी में शहादत खां बुरहान उल मुल्क के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था। याद रखना, शहादत खां या बुरहान उल मुल्क के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था 1722 में, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अवध का प्रथम नवाब बुरहान उल मुल्क या शहादत खां, ये समझ लो, शहादत खां जो था अवध का पहला नवाब था। ठीक है, याद रखना। और ब्रजेश कादिर आखिरी था। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ आसफुद्दौला ने कर दी थी। अवध की राजधानी आसफुद्दौला के द्वारा फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना मलिक सरवर या सरदार ख्वाजा जहां ने की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य किससे संबंधित है? तो याद रखना, सरकी राज्य जो हुआ करता था जौनपुर में हुआ करता था, और कि इसकी स्थापना मलिक सरवर या सरदार ख्वाजा जहां ने की थी। अब देखो आगे, मुगलकालीन इतिहासकार उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। मुगलकालीन इतिहासकार या मुगल वंश में सभी क्या कहते थे? उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान कहते थे। याद रखना। ये देखो, संभल के जामा मस्जिद और अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था। संभल के जामा मस्जिद, देखो फतेहपुर सीकरी में हो गया जामा मस्जिद, दिल्ली में हो गया जामा मस्जिद, और ये संभल का भी जामा मस्जिद हो गया। ठीक है, याद रखना, कन्फ्यूजन मत होना, एक से अधिक भी हो सकती है कोई चीज़। ठीक है, संभल के जामा मस्जिद और अयोध्या के बाबरी मस्जिद, इन दोनों का निर्माण बाबर के द्वारा कराया गया था, जिस पर अभी विवाद चल रहा है, बाबरी मस्जिद जो है। अब देखो, मेडिवल हो गया। अब मॉडर्न हिस्ट्री को देख लो, उत्तर प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री को। इसमें पहले देखते हैं हम 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बारे में देखते हैं, और उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या कुछ है 1857 के लिए वो भी तथ्य देखते हैं। कि जैसे देखो, इसमें कलकत्ता के निकट स्थित बैरकपुर की 34वीं देसी या नेटिव बोल सकते हो, 34वीं नेटिव
सैनिक छावनी के मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी ने 29 मार्च 1857 को खुला विद्रोह कर दिया था और विद्रोह कर लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चला दी थी। याद रखना, लेफ्टिनेंट था हेनरी बाग, इस पर मंगल पांडे के द्वारा गोली चला दी गई थी और मंगल पांडे को फिर इसी वजह से दोषी पाया गया। तो इस कारण उसे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर में ही फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, याद रखना। दोबारा देखते हैं, कलकत्ता के निकट बैरकपुर की 34वीं देसी सैनिक छावनी के मंगल पांडे सैनिक थे, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी थे ये, उनके द्वारा 29 मार्च 1857 ईस्वी को खुला विद्रोह करके वहां के लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चला दी गई, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। फिर उन्हें दोषी पाया गया। तो इस वजह से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। याद रखना। फिर उसके बाद देखो, 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ की देसी सेना ने नए कारतूसों को छूने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें सूअर और गाय की चर्बी युक्त कारतूस बताए गए थे। तो इसी वजह से गाय हिंदुओं के लिए पूज्य थी और सूअर जो नापाक था वो मुस्लिमों के लिए था। तो इसी वजह से सभी सैनिकों ने उन कारतूसों को छूने से मना कर दिया था, जिससे क्रुद्ध होकर के अंग्रेज अधिकारियों ने 9 मई 1857 ईस्वी को सैनिकों की वर्दी उतरवा ली थी। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 10 मई 1857 ईस्वी को पूरी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। देखो, विद्रोह होना तो जो विद्रोह होना था वो तकरीबन 31 मई के आसपास होना था। ठीक है, टाइम फिक्स किया गया 30 या 31 मई को, लेकिन ये समय से पहले होना भी इसकी असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। याद रखना। तो इसकी स्टार्टिंग कर दी गई थी 10 मई 1857 ईस्वी को पूरी छावनी के सैनिकों के द्वारा। ठीक है, याद रखना। और 1857 ईस्वी के इस विद्रोह ने सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अवध और बुंदेलखंड को प्रभावित किया था। जो 1857 ईस्वी का जो ये विद्रोह हुआ था, इसके द्वारा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अवध और बुंदेलखंड ही हुए हैं। याद रखना। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह में शीघ्र ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद ये सभी शहर स्वतंत्र कराने के लिए विद्रोही सैनिकों एवं जमींदारों ने वहां अपनी सरकारें स्थापित कर ली थीं। जैसे ही 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, उसके थोड़े समय बाद ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद जैसे शहरों को स्वतंत्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों एवं जमींदारों ने वहां पर अपनी सरकारें स्थापित कर ली थीं। याद रखना। 1857 ईस्वी में विद्रोह का विस्तार इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहांपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर सीकरी, हाथरस आदि छोटे छोटे नगरों एवं कस्बों तक फैल गया था। याद रख लेना अच्छे से। अब देखो, ये अवध की बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। बेगम हजरत महल अवध से इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला था इन्होंने, जो वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम ने अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रजिस कादिर को अवध का नवाब बना दिया था। देखो, मैंने पहले बताया था ना कि अवध का आखिरी नवाब है ब्रजिस कादिर। ठीक है, याद रखना। और 21 मार्च 1858 को कॉलिन कैम्पबेल द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया था। ठीक है, 21 मार्च 1858 को कॉलिन कैम्पबेल के द्वारा लखनऊ पर कब्जा कर लिया गया था। आगे देखो, इसमें 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर यानी बिठूर के प्रशासन पर नाना साहेब का अधिकार था। तो विद्रोह की कमान कानपुर से संभाली थी नाना साहेब ने। याद रखना। और 1857 ईस्वी के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे, जिसका मूल नाम था रामचंद्र। पूछा जा सकता है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो याद रखना रामचंद्र था। इन्होंने अपनी गनीमी काबा रणनीति या फिर इसे छापामार रणनीति भी कहा जा सकता है। तो 1857 में जो रणनीति थी, गनीमी काबा रणनीति या छापामार रणनीति, ये तात्या टोपे से संबंधित थी। इसके द्वारा अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था इन्होंने। याद रखना। 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया
उन पर शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। याद रखना, तात्या टोपे को 7 अप्रैल 1859 को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन पर शिवपुरी के एक सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया गया, जिसके तहत इन्हें दोषी पाया गया। फिर इन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आगे देखो, जून 1858 में संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, पहले इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, में विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो गया था। जून 1858 आते आते उत्तर प्रदेश में जो विद्रोह था पूरी तरह से समाप्त हो गया था। और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। याद रखना, मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था इलाहाबाद में। 1858 ईस्वी में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग कर दिया गया था तथा प्रदेश की राजधानी को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया। देखो, 1858 ईस्वी में दिल्ली डिवीजन जो क्षेत्र था उसको उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया और प्रदेश की राजधानी जो पहले आगरा हुआ करती थी उसको स्थानांतरित करके इलाहाबाद कर दिया गया। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद 1858 में बनी थी। अब उत्तर प्रदेश का आधुनिक काल देखो। 1861 में शिवदयाल साहब ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल साहब ने की थी 1861 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई 1897 में। और 1875 में स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना। याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी से कवि वचन सुधा 1867 तथा हरिश्चंद्र मैगजीन 1872 का प्रकाशन किया। याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा वाराणसी से कवि वचन सुधा 1867 में प्रकाशन किया गया और हरिश्चंद्र मैगजीन का 1872 में प्रकाशन किया गया वाराणसी से। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 ईस्वी में, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, याद रख लेना, अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 ईस्वी में स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय का मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसे वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या AMU कहा जाता है। याद रखना, AMU की स्थापना किसके द्वारा? तो इसकी स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 ईस्वी में। जब स्थापना की गई थी उस टाइम इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय। सर सैयद अहमद खां ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन भी चलाया था। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सन 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए थे। याद रखना, कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे भारत में, उसमें से 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे। 1947 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 3 बार अधिवेशन इलाहाबाद एवं लखनऊ में हुए हैं। लखनऊ में भी 3 अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के और इलाहाबाद में भी। ठीक है, याद रखना। इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में हुआ था और अध्यक्षता की थी जॉर्ज जूल ने, और ये तीसरा अधिवेशन था। याद रखना, 1892 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में ही, और इसकी अध्यक्षता की गई थी WC बनर्जी के द्वारा, और ये इनके द्वारा पहले अधिवेशन की भी अध्यक्षता की गई थी। याद रखना। और 1910 ईस्वी में तीसरा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष थे उस टाइम सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, अब लखनऊ के अधिवेशन देखो, 1899 में हुआ और इसकी अध्यक्षता की रमेश चंद्र दत्त ने। 1916 में हुआ अध्यक्ष। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा।
अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा जो कांग्रेस में विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल में, तो उसका विलय हो गया था 1916 में। 1907 में विभाजन हुआ, 1916 में विलय हो गया दोबारा से, ठीक है, याद रखना। 1936 ईस्वी में अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखो, इलाहाबाद एवं लखनऊ के अतिरिक्त 3 अन्य शहरों, उत्तर प्रदेश के जो 3 शहर थे जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए, जैसे 3 3 6 तो ये लखनऊ और इलाहाबाद में हो गए, उसके अलावा 3 अधिवेशन और हुए थे 3 शहरों में, तो बता देता हूँ मैं। 1905 में बनारस में हुआ था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1925 में कानपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा। और 1946 में मेरठ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की गई थी आचार्य JV कृपलानी के द्वारा। तो याद रखना, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन हुए, इलाहाबाद लखनऊ में 3-3, उसके अलावा बनारस में हुआ एक कानपुर में हुआ और एक हुआ मेरठ में। लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, मेरठ, इन 5 शहरों में कांग्रेस के अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, याद रखना। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में संपन्न हुआ था। लखनऊ में 1916 ईस्वी में देखो कांग्रेस का विलय भी हुआ, जो विभाजन हो गया था, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ। और इसी सम्मेलन में प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। कांग्रेस लीग समझौता किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में हुआ था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की। अब देखो, नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार किया गया था। सबसे पहले इसका मुंबई में बहिष्कार किया गया, ठीक है, फिर इसका बहिष्कार सामूहिक रूप से सभी के द्वारा किया गया था। इसका लखनऊ में भी बहिष्कार 1928 में किया गया। और जब ये इसका बहिष्कार कर रहे थे तो इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। देखो, 1918 ईस्वी में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मालवीय ने किसान सभा का गठन किया था। मदन मोहन मालवीय कह सकते हो इन्हें। 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय ने किसान सभा का गठन किया था। 1918 में किसान सभा का गठन किया गया था, याद रखना। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो याद रखना 1923 में। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, इलाहाबाद में। एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। अब देखो इसमें आगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन पेरियार के अध्यक्षता में दिसंबर 1925 में कानपुर में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था ये पेरियार की अध्यक्षता में हुआ था और 1925 में कानपुर में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संयुक्त प्रांत में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में सन 1920-22 के मध्य किसानों के बीच चले एक आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान ने किया था। देखो, लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में चला था, किसानों का आंदोलन था। एक आंदोलन ये प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। कब हुआ था? 1920-22 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया गया था मदारी पासी नामक एक किसान था। मदारी पासी नामक किसान के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था एक आंदोलन का। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था और इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। याद रखना, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को मुंबई में जो अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ था उसमें दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। आपने पढ़ा होगा अच्छी से कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उसके दौरान गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में बंदी बना करके रखा गया था। 16 अगस्त 1942 से
संयुक्त प्रांत के बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में प्रबल जन संघर्ष छिड़ गया था। बलिया जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में प्रबल जन संघर्ष छिड़ गया था और परिणाम स्वरूप चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था। राष्ट्रीय सरकार का गठन बलिया में। अब देखो उत्तर प्रदेश के स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में भी तथ्य देखते हैं आपके सामने कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 12 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। जो पहले संयुक्त प्रांत था, 12 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया। तो पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश का नाम, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो 12 जनवरी 1950 को। और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग कर करके उत्तर प्रदेश से अलग 13 जिलों को, पर्वतीय जिलों को अलग कर दिया। फिर उसको संयुक्त को इकट्ठा करके उसको एक राज्य के रूप में जिसका नाम रख दिया उत्तराखंड बना दिया। ठीक है, याद रख लेना। 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर को उत्तराखंड बना था। आपको पता होगा 2000 में 3 राज्य बने थे। जैसे 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से, 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड उससे बिहार से। अब देखो इसमें आगे 9 नवंबर 2000 को ये तो बता दिया। आज तक कुल 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से रह चुके हैं। याद रखना, तकरीबन आधे प्रधानमंत्री जो भारत में बने हैं उत्तर प्रदेश से बन चुके हैं। याद रख लेना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू, प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत तथा पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे। याद रखना, भारत की भी पहली ये राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू, किसी भी राज्य की महिला पहली, और उत्तर प्रदेश की भी। मुख्यमंत्री पहले थे उत्तर प्रदेश के गोविंद वल्लभ पंत और विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे पुरुषोत्तम दास टंडन। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। याद रख लेना। उत्तर प्रदेश की मिट्टी के बारे में देखते हैं अब कि प्रदेश के भांवर तराई का प्रदेश, यानी प्रदेश के भांवर तराई का प्रदेश की मिट्टी कंकड़ों, पत्थरों तथा मोटे बालुओं से निर्मित है। आपने देखा होगा जो जैसे सबसे ऊपर होती है, ये कह सकते हैं कि हिमालय या पर्वतीय क्षेत्र के जो गिरिपद होते हैं उसी में पाई जाती है भांवर। उसके नीचे होती है तराई, फिर होती है खादर, फिर सबसे एंड में होती है भांगर। ठीक है, तो याद रखना भांवर और जो तराई की मिट्टी है वह कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से निर्मित होती है। ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और एक और फैक्ट याद कर लो कि संपूर्ण भारत में जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, वो सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर सर्वाधिक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कॉप, कीचड़ और बालू से होता है। याद रखना, जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो कॉप, कीचड़ और बालू के द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। एक और फैक्ट बता दूं कि भारत की जितनी भी मिट्टी हैं सभी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। याद रख लेना। उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों में मरुस्थलीय मिट्टी भी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे मथुरा, आगरा, ये जो क्षेत्र है इस तरफ का, उसमें कुछ मरुस्थलीय मिट्टी भी पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान का निकटतम राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उसका पश्चिमी हिस्सा मरुस्थलीय क्षेत्र से भी प्रभावित है। याद रख लेना। लाल परवा, मार, रकार और भौंता, लाल परवा, मार, रकार और भौंता आदि मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में, यानी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि यानी वेटलैंड का प्रतिशत जो क्षेत्र है वो 5.15% है। उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसके 5.15% क्षेत्रफल पर आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड या नम भूमि पाई जाती है। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि यानी वेटलैंड वाला क्षेत्र जो है वो सोनभद्र है।
सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी राज्य है और वही सबसे अधिक वेटलैंड क्षेत्रफल वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम नम भूमि वाला ये बागपत और हाथरस हैं। बागपत और हाथरस में सबसे कम वेटलैंड भूमि पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कृषि और पशुपालन को देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र 20 हैं। कितने हैं? कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20, याद रख लेना अच्छे से, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं। उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि करते हैं। याद रख लेना, उत्तर प्रदेश की जो संपूर्ण कार्यशील जनसंख्या है उसके 59.3 लोग कृषि करते हैं। अब देखो, अब कोई बता सकता है कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं? देखो आपको बता दूं, आपने जब इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसमें भी ये टॉपिक आता है जनसंख्या के बारे में, ठीक है। तो आपको बता दूं कि जो कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है वो उस जनसंख्या को कहते हैं, जैसे समझ लो कि 15 से 64 वर्ष का कोई व्यक्ति हो, ठीक है, और वो स्वस्थ हो और कार्य करने की इच्छा नहीं रखता हो, क्षमता और योग्यता रखता हो। यानी 15 से 64 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति हो और वो स्वस्थ हो, कार्य करने की क्षमता रखता हो और योग्यता भी रखता हो, उसे कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत गिना जाता है। कार्यशील व्यक्ति वो होता है जिसकी आयु 15 से 64 वर्ष के बीच हो, वो स्वस्थ हो, कार्य करने की योग्यता और क्षमता रखता हो, ठीक है, लेकिन इच्छा नहीं रखता हो। अगर वो इच्छा रखता है तो उसे श्रम बल में लगाएंगे, ठीक है। श्रम बल में और कार्यशील जनसंख्या में सिर्फ फर्क इच्छा का होता है, याद रख लेना। श्रम बल के अंतर्गत 15 से 64 वर्ष का व्यक्ति स्वस्थ, कार्य करने की क्षमता, योग्यता के साथ इच्छा रखता हो, उसे श्रम बल में लगाएंगे, ठीक है, याद रख लेना। आगे देखो, उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है और प्रदेश मर्द सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है। यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो की जाती है वो नलकूपों के द्वारा की जाती है। तकरीबन 50 से 60% क्षेत्रफल पर नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है, याद रख लेना। ये देखो 2014-15 में उत्तर प्रदेश की फसल सघनता 157.53% थी, 157.53%। उत्तर प्रदेश में गेहूं, जौ, गन्ना, आलू और मसूर के उत्पादन में देश जो है प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश गेहूं, जौ, गन्ना, आलू, मसूर इन सभी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश चावल के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है, पहले पर है पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में चने के उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। जो चने का जो उत्पादन होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक नकदी फसल गन्ना है, याद रखना। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक गेहूं की फसल गोरखपुर में की जाती है। उत्तर प्रदेश की अफीम की खेती बाराबंकी में होती है। बाराबंकी में अफीम की खेती का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन आगरा में है, याद रखना। आलू निर्यात जोन जो है आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में स्थित है। देखो अफीम का उत्पादन बाराबंकी में किया जाता है और इसकी एकमात्र फैक्ट्री है गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश में आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में स्थित है। देखो आलू के लिए तो निर्यात जोन आगरा में, आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में, अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र इलाहाबाद में। अमरूद के लिए तो इलाहाबाद में, आम के लिए लखनऊ में। जैसे लखनऊ आम किस्म जो पढ़ी होंगी ना आपने, तो उसी हिसाब से दशहरी, चौसा, ये सभी आम की किस्में हैं। तो उसी हिसाब से देख सकते हो कि आम के प्रशिक्षण एवं प्रयोग के केंद्र जो है वो लखनऊ में स्थित है। अमरूद का प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र इलाहाबाद में स्थित है। और सर्वाधिक आमले का जो उत्पादन होता है वो प्रतापगढ़ में होता है। प्रतापगढ़ जो जिला है, उत्तरी जिला है भारत का, उसमें होता है, याद रखना। उत्तर प्रदेश का, सॉरी। देश में पशुधन की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सॉरी, थोड़ी मैं गलती कर गया हूँ आपके सामने। ये क्वेश्चन देखो, जो ये आमले का उत्पादन जो होता है
सर्वाधिक होता है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ जो है उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला नहीं है, यह दक्षिण पूर्वी जिला है, दक्षिण पूर्वी जिला है ये उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़। यहाँ पर इसका आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और देश में पशुधन की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, और दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम है। उत्तर प्रदेश अंडा उत्पादन में 8वें स्थान पर है। और पशु चारा बैंक बरहारी ये कहाँ पर है, झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश पशु चारा बैंक बरहारी जो है ये झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में उत्तर प्रदेश में की गई थी, याद रखना। अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में देख लो कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां जो हैं उसमें सबसे बड़ी है गंगा, उससे छोटी फिर यमुना है, रामगंगा भी है, गोमती और घाघरा, याद रखना। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है, क्योंकि नगरों से अधिक निकलती है। तो नगरों से जो मलमूत्र या फैक्ट्रियों से जो सब कुछ निकलता है वो यमुना में चला जाता है, तो कह सकते हैं सबसे प्रदूषित नदी है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की नदी गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित कन्नौज से वाराणसी तक होती है। और ये जो जैसे ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो उस क्षेत्र में ये सबसे अधिक स्वच्छ नदी नहर है, वो नदी है, याद रखना। गंगा में सर्वाधिक बीओडी कानपुर से इलाहाबाद तक मिलता है। बीओडी कहाँ पर मिलता है? सर्वाधिक कानपुर से इलाहाबाद तक। उत्तर प्रदेश में गंगा तट पर बसने वाले प्रमुख नगर देख लो। शेरपुर, गाजीपुर, सैदपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सिरसा, इलाहाबाद, श्रृंगबेरपुर, कालाकांकर, डलमऊ, कानपुर, बिठूर, बिल्लौर, फतेहगढ़, कछला घाट, गढ़मुक्तेश्वर आदि। देखो इस क्वेश्चन में देखो आप, इसमें दिया हुआ है 26 जिले, लेकिन आपको करना है 28 जिलों से होकर के निकलती है, ठीक है, याद रखना है। गंगा जो है 28 जिलों से निकलती है और यमुना निकलती है 19 जिलों से, ठीक है। सहारनपुर से प्रवेश करती है गंगा, और नहीं, बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकलती है, याद रखना अच्छे से। सॉरी, देखो गलती हो जाती है, ये हैं नगर ना कि जिले। इस पर गंगा के किनारे बसे जिले हैं 26, ये सभी आपके सामने हैं, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आप रिवाइज कर सको, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया है तो। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी की लंबाई है ना वो 900 किलोमीटर है। यानी उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी जो प्रवाहित होती है 900 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होती है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। इससे पहले ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए फिर पश्चिम उसमें जाती है, उसमें क्या बोलते हैं, बांग्लादेश से प्रवाहित होकर के फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में बता दूं गंगा का प्रवेश व निकास क्रमशः बिजनौर व बलिया से है, ठीक है। बलिया से तो ये प्रवेश करती है, बिजनौर से निकलती है, ठीक है, याद रखना। और प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है जो 28 जिलों से होकर के निकलती है। रामगंगा नदी का प्रवेश बिजनौर जिले से होता है। जब ये गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो उस टाइम इसका नाम होता है, प्रवेश करने से पहले रामगंगा, और फिर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है, बिजनौर जिले से। और यही रामगंगा जो है, जो हेली राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर उसी का नाम अब चेंज करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है, जिम कार्बेट उसी से होकर के निकलती है। रामगंगा में फतेहगढ़ के निकट मिलती है। रामगंगा गंगा में फतेहगढ़ के निकट मिलती है, याद रखना। रामगंगा जो है, जैसे रामगंगा का प्रवेश भी बिजनौर से होता है और इस गंगा का भी प्रवेश बिजनौर से होता है, ठीक है। ये अलग हैं दोनों नदी, मैं गलती में जल्दी बोल गया, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिश्रण है ये तो गंगा तो। लेकिन ये जो रामगंगा और गंगा में फतेहगढ़ के निकट आकर के मिलती है रामगंगा गंगा में, ठीक है, याद रख लेना। काली नदी गंगा में कन्नौज के निकट मिलती है। काली नदी जो है गंगा में कन्नौज के निकट मिलती है। काली नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है काली, या फिर इसे शारदा नदी भी कहते हैं, ठीक है। बूढ़ी गंगा गंगा में बदायूं में मिलती है।
बूढ़ी गंगा जो है ये गंगा में बदायूं में मिलती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला बदायूं है। यानी गंगा का जो सर्वाधिक लंबाई का जो तट है बदायूं का है, 133 किलोमीटर है बदायूं जिले का। और देखो उत्तर प्रदेश में यमुना के तट पर बसने वाले प्रमुख नगर देख लो, इलाहाबाद, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी बटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बागपत आदि 10 नगर हैं जो गंगा यमुना के किनारे हैं उत्तर प्रदेश के। और यमुना जो है 19 जिलों से होकर के निकलती है। यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश से 29 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। और यमुना का प्रवेश सहारनपुर से होता है और इसका अंत होता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में संगम पर जाकर के ये गंगा में मिल जाती है और फिर संयुक्त धारा गंगा के नाम से बहती है आगे। ठीक है, इसी वजह से इसे गंगा की सहायक नदी कहा जाता है और सबसे बड़ी भी है। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के तट पर बसने वाले नगर जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ ये हैं, याद रखना। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर बसने वाले नगर अयोध्या, गोला, बहरलगंज, बरहज आदि ये प्रमुख हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है, ये तो फेमस ही है, सुल्तानपुर भी है और जौनपुर भी है। और सरयू नदी के किनारे अयोध्या के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गोला, बरहलगंज और बरहल। उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी के तट पर बसने वाले नगरों में गोरखपुर और बरहज हैं। गोरखपुर प्रमुख है राप्ती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में गंडक नदी का प्रवेश महाराजगंज से होता है और कुशीनगर से इसका निकास होता है। महाराजगंज से तो ये प्रवेश करती है गंडक नदी और कुशीनगर से इसका निकास हो जाता है। अब इसमें आगे देखो, उत्तर प्रदेश में गंडक नदी को शालिग्रामी व नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी के ही नाम है उत्तर प्रदेश में शालिग्रामी और नारायणी। उत्तर प्रदेश में शारदा नदी जो है या फिर इसका नाम है काली नदी का प्रवेश जो होता है पीलीभीत जिले से होता है। ठीक है, याद रखना। और उत्तर प्रदेश में शारदा नदी या सरयू घाघरा में सीतापुर में बांसरा के पास मिलती है। शारदा नदी सरयू में सीतापुर के बांसरा के पास मिल जाती है। ठीक है, याद रख लेना। उत्तर प्रदेश में सिंधु नदी का प्रवेश वह यमुना में मिलन क्रमशः औरैया व जालौन बॉर्डर पर होता है। वो सिंधु नदी तो अलग है, ये सिंध है जो मध्य प्रदेश से निकलती है। याद रख लेना, उत्तर प्रदेश में सिंध नदी का प्रवेश यमुना में मिलन, देखो इसका प्रवेश उत्तर प्रदेश में होता है औरैया में, वह यमुना में मिल जाती है जालौन बॉर्डर पर। याद रखना, सिंधु, झेलम, चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सभी यमुना की सहायक नदी हैं। चंबल, सिंधु नहीं, सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। आगे देखो, इसमें उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी यमुना में नोएडा के पास मिलती है। याद रखना, हिंडन नदी नोएडा के पास मिलती है यमुना में, और गाजियाबाद भी हिंडन नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश में चंबल नदी का प्रवेश आगरा जिले से होता है। चंबल नदी आगरा जिले से। उत्तर प्रदेश में चंबल नदी यमुना में मुरादगंज औरैया के पास मिलती है। कहाँ पर? औरैया के पास, याद रख लेना। देखो, चंबल नदी का प्रवेश तो होता है आगरा जिले से, लेकिन यमुना में जाकर के मिलती है मुरादगंज औरैया के पास। उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी का प्रवेश ललितपुर से होता है। ललितपुर जो भारत का उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है ना, उसी से प्रवेश होता है इसका, बेतवा नदी का। और उत्तर प्रदेश में बेतवा यमुना में हमीरपुर के पास मिलती है। बेतवा यमुना में हमीरपुर के पास मिलती है। उत्तर प्रदेश में केन नदी का प्रवेश बांदा जिले से होता है। ये सभी यमुना नदी के सहायक हैं। केन नदी का प्रवेश होता है बांदा जिले से। उत्तर प्रदेश में केन यमुना में बोजहा या बांदा के पास मिलती है। और टोंस नदी का प्रवेश व गंगा में मिलन इलाहाबाद में होता है। टोंस नदी जो है ये प्रवेश भी इलाहाबाद में करती है और मिलन भी गंगा में इलाहाबाद में करती है।
उत्तर प्रदेश में सेन नदी का प्रवेश व निकास सोनभद्र जिले में होता है, याद रख लेना। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल इसकी क्लास लास्ट तीसरी क्लास होगी संपूर्ण यूपी जीके के नोट्स तथ्य के बारे में, उसी में कंप्लीट हो जाएगा जो कुछ बचा है। देखो पार्क, संग्रहालय स्थान, फिर ये सभी, फिर उसके बाद ये देखेंगे उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति, ये सब कुछ देखेंगे, महोत्सव वगैरह सब कुछ। कल की क्लास में ये टॉपिक एंड कर देंगे, ठीक है। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहिए। बाय।